नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, बात करेंगे आपके एमपी टेट वर्ग 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। और आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे 6 मार्च 2022 का जो पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उनके सारे प्रश्न करने वाले हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लैंग्वेज फर्स्ट में जो पूछा गया था उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। ठीक है, नो डाउट सभी लोग समझ चुके हैं। चलिए, पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न पूछा गया कि यदि कोई बालक पढ़ते समय त्रुटियां करता है तो क्या होगा। आप सभी लोग भावी अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं। इसके पिछले जो 2 प्रीवियस पेपर हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जो आई बटन पे लिंक मिलेगा या इंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, तो चैनल को विजिट करके सारे प्रीवियस पेपर अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। यदि कोई बालक पढ़ते समय त्रुटियां करता है तो शिक्षक को उसे टोकना चाहिए, स्वयं ही पठन करके बताना चाहिए, उसे शिक्षक चाहिए या बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, यदि कोई बालक पढ़ते समय त्रुटियां कर रहा है मतलब स्वयं सही करके बताना चाहिए। किसको? शिक्षक को स्वयं सही करके बालक को बताना चाहिए। दूसरा है, इनमें से भाषाई विविधता के अंतर्गत क्या नहीं आता है। देखिए, भाषाई विविधता के अंतर्गत भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, हमारी कक्षाओं की वास्तविकता है, बालकों के संज्ञानात्मक विकास की पहचान है। लेकिन शिक्षण सामग्री का प्रयोग यह भाषाई विविधता के अंतर्गत नहीं आता है। तो भाषा विविधता के अंतर्गत कौन आते हैं? भाषा की कक्षा में एक संसाधन, हमारी कक्षाओं की वास्तविकता है और बालकों के संज्ञानात्मक विकास, ये 3 आते हैं। लेकिन शिक्षण सामग्री का प्रयोग नहीं आता है। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ में स्थित है? आगरा, कानपुर, इलाहाबाद या झांसी। तो पीबी ने इसे सही माना कि मनोविज्ञान जो पाठशाला है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में स्थित है। ये हिंदी का है, हिंदी पेडागॉजी का है, हिंदी भाषा के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसका आधार मुख्य होता है। देखिए, कोई भी भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो जिसका आधार मुख्य होता है वह होता है समाज सांस्कृतिक परिवेश। क्या होता है साथियों? भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में समाज सांस्कृतिक परिवेश का आधार मुख्य होता है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि योगात्मक मूल्यांकन कौन सा कहलाया जाएगा। देखिए, योगात्मक मूल्यांकन वो कहलाता है जो साल में 2 बार होता है। साल में 2 बार मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित होगा। तो एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, मतलब वहाँ उस कक्षा में बच्चे जो हैं अलग अलग संस्कृति है उनकी। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं तो संस्कृति भी अलग होती है, बोली भाषा भी अलग होती है। तो इस प्रकार के कक्षा में भाषा सीखने के बारे में विचार जो उचित होगा कि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करेंगे। स्वलीन विकार, जिसे हम ऑटिस्टिक डिसऑर्डर बोलते हैं, इसमें जो बच्चा होता है वह सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण की कठिनाई का अनुभव करता है। स्वलीन विकार में जो बच्चा होता है वह सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण की कठिनाई में क्या करता है? अनुभव करता है। अगला प्रश्न है, सभी कमेंट कीजिएगा मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। जयसवाल सर आप सभी को अभिनंदन, स्वागत करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम पूछा गया था और यह होता है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलतम पर बल देना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है। फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक के बच्चों को भाषा सिखाने का जो सर्वोपरि उद्देश्य होता है वही क्या होता है। आप सभी लोग शिक्षक हैं, सभी लोग बताइएगा। यह एग्जाम में पूछा गया था और इसका राइट आंसर है अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। अगला प्रश्न पूछा गया कि लिखना क्या होता है। देखिए, जो लिखना होता है ये एक तरह की बातचीत ही होती है। ये हम क्वेश्चन क्लास में कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे पेडागॉजी क्वेश्चन मिलेंगे जो हम ऑलरेडी क्लास में करे थे। अगर आपने हमारी क्लास ज्वाइन किया होगा तो ये सारे प्रश्न आपसे अवश्य बन गए होंगे। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष क्या होता है? सुनना और पढ़ना, 2 चीज़ें। भाषा शिक्षण में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना 4 कौशल होते हैं। इन 4 कौशलों में सबसे प्रबल होता है सुनना और पढ़ना, यानी कान में सुनाई देना और मुख से बोल देना।
ना बहरा होना, ना ही क्या होना, मुंह से बोल ना पाना। इन दोनों चीज़ों को बहुत ज़रूरी होता है भाषा शिक्षण के अंतर्गत। तो सुनना पढ़ना इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का निम्न में से कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी होगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर सभी लोग जानते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर किस में आता है? 5 to 8 क्लास में आ जाता है। ठीक है, तो पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। उच्च प्राथमिक स्तर में व्याकरण में शिक्षण की सर्वाधिक तरीका क्या है कि जो पढ़ाया जा रहा है पाठ है उसमें क्या करना है, पाठ के अंतर्गत जो आए किसी व्याकरण बिंदु है उनको स्पष्ट करते जाना। यह उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का सर्वाधिक तरीका होगा। इसके बाद आपका दोस्तों अगला प्रश्न है, जिनमें से उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ अत्यंत भूमिका निभाते हैं। ठीक है, विद्यालय आस पड़ोस के साथ जो अत्यंत भूमिका निभाते हैं वह हमारा कहलाता है संचार माध्यम। क्या हो जाएगा? संचार माध्यम इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग समझ रहे हैं, सभी लोग कमेंट करते रहिएगा, फीडबैक करते रहिएगा। अगला प्रश्न है, भाषा के पाठ पुस्तक किससे संबंधित होना या संबंधित पाठ होने चाहिए? देखिए दोस्तों, भाषा के पाठ पुस्तक किससे संबंधित होना चाहिए? तो विज्ञान से भी होना चाहिए, संस्कृत से भी होना चाहिए, साहित्य से भी होना चाहिए, अर्थात उपयुक्त सभी से होना चाहिए। नो डाउट सभी लोग समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? भाषा कक्षा है उसमें जो समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग होता है तो वह ये सुनिश्चित कर रहा है कि बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। इज द राइट आंसर। अब आएगा पैसेज दोस्तों। पैसेज हमारा दिया गया है कि इतिहास के प्रारंभ के साथ ही भारत ने अपनी अंतहीन खोज प्रारंभ की ओर न जाने कितनी सदियां इसकी सफलताओं में लगा दी। भविष्य में हमें विश्राम करना, चैन में से नहीं बैठना है बल्कि निरंतर प्रयास करते रहना है। यह आपका गद्यांश पूछा गया था और इस गद्यांश से आप प्रश्न करेंगे। उपयुक्त गद्यांश इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दयुग्म प्रयोग उपयुक्त गद्यांश में नहीं किया गया। पूरा गद्यांश अब आपको ध्यान देना है। तो बड़ी बड़ी किया गया, बार बार किया गया, छोटे छोटे किया, लेकिन खड़े खड़े यहाँ पे इस शब्द युग्म का गद्यांश में प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान देना है। देखिए, युग्म हमें जल्दी आ जाता है क्योंकि युग्म के बीच में क्या होता है, एक डंडा लगा होता है, लकार लगा होता है। ठीक है, उससे हम आसानी से समझ जाते हैं। जैसे देखिए, छोटे छोटे में लगा हुआ बीच में। ठीक है, इसी प्रकार एक दूसरे में लगा हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझना आसान होता है, बल्कि थोड़ा सा स्क्रीन पर देखने में थोड़ा ज़रूर दिक्कत हो जाती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो अपने सपने को साकार करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा। अकॉर्डिंग टू गद्यांश क्या करना होगा? कठिन परिश्रम करना होगा। इसके बाद हर क्वेश्चंस के ऊपर गद्यांश दिया रहता था, आपने देखा होगा एग्जाम में। अगला उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है जहां उसके सारे बच्चे रह सकें। कहाँ पे करना है? जहां उसके सारे बच्चे रह सकें। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है? उपयुक्त गद्यांश के अनुसार निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। देखिए, भविष्य में हमें विश्राम करना, चैन से नहीं बैठना है बल्कि निरंतर प्रयास करना है, तो यह कथन सही है, गद्यांश में भी दिया गया, हमने पढ़ा भी है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वह महज एक कदम है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है जहां उसके सारे बच्चे पढ़ सकें। तो सारे बच्चे तो दिया गया है, लेकिन हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है, ये इस गद्यांश में नहीं दिया गया है, इसलिए ध्यान देना है। आज कोई खुद को विकल्प अलग नहीं सोच सकता है क्योंकि ये सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे की बड़ी निकटता से जुड़ी हुई हैं। तो व्यापम पीबी ने जिसे सही माना था वही हम आंसर आपको बता रहे हैं। और किसी भी प्रश्न पर अगर आंसर पे डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा यहाँ पे बताना है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की पहचान सभी लोग जानते हैं, पानी यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था, कोई इतना भी कठिन नहीं पूछा गया कि आप लोग ना कर पाएँ। अगला प्रश्न है, इनमें से वाक्य जिसमें हानि या अनर्थ का भय ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? निरापद।
जिसमें हानि या अनर्थ का भय नहीं होता है उसे एक शब्द में क्या बोला जाता है? निरापद बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? निरापद इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं क्या थी? कि हर एक आंख से आंसू मिट जाएं। क्या था उपरोक्त गद्यांश में जो दिया गया है कि हर एक से जो है आंसू मिट जाएं, ये हमारा गद्यांश में किया गया है। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि हर एक आंख में आंसू मिट जाएं। ठीक है, दिया गया है ना। तो गद्यांश को जिसने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से मिल जाते हैं। ग्रामर पोर्शन उन्हीं शब्दों से पूछा जाता है। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग कर रहा है? तो बालक जो है ये हमारा प्रत्यय का प्रयोग कर रहा है। बालक क्या है? ये प्रत्यय का प्रयोग कर रहा है। अब देखिए वाक्य आया, काव्यांश आया है। काव्यांश पूछा गया था। आ रही रवि की सवारी, नौ किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अंचरों के स्वर्ण को पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। आ रही रवि की सवारी यहाँ पे है और काव्यांश है। काव्यांश से प्रश्न है कि बादलों को किसकी उपमा दी गई है? तो अकॉर्डिंग टू काव्यांश अनुचरों की उपमा दी गई है। इस वाक्य काव्यांश के बाद फिर आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि जो कवि ने रात का राजा किसे कहा है? तो कवि ने रात के राजा जो है चंद्रमा को कहा है। किसे कहा है? चंद्रमा। यहाँ पे देखिए पढ़ लिखा हुआ है, रात का राजा खड़ा है, राय में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। ठीक है, तो चंद्रमा को कहा है। और अगला प्रश्न है कि राह में खड़ा भिखारी से आशय है चंद्रमा से। क्या होगा? राह में खड़ा भिखारी से आशय क्या होगा? यहाँ पे चंद्रमा से आशय हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न है कि पोशाक का बहुवचन क्या होता है? तो पोशाक का बहुवचन होता है पोशाकें। क्या हो जाएगा? पोशाकें। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि स्वर्ण का पोशाक धारी में विशेषण पूछा जा रहा है। स्वर्ण की पोशाक धारी में विशेषण जो हो जाएगा वह स्वर्ण यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया बहुत ही इंटरेस्टेड है, खाली स्थान रवि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए सूर्य, दिनकर, भानु, भास्कर, दिवाकर ये सारे रवि के पर्यायवाची हैं, सूर्य के पर्यायवाची हो गए, लेकिन सुधांशु आपका रवि का पर्यायवाची शब्द नहीं। अब हिंदी का देखिए 30वां प्रश्न है, इसके बाद अगला हम करेंगे। तो हिंदी में 30वां प्रश्न पूछा गया है कि वाक्य गा रहे हैं को भूतकाल में कैसे लिखेंगे? तो वाक्य गा रहे हैं भूतकाल में क्या हो जाएगा? गा रहे थे। भूतकाल मतलब जो बीत चुका है तो थे आ जाता है, ये ध्यान देना। जो चल रहा है उसमें है आ जाता है और आने वाले में क्या होगा? आने वाले में क्या होता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलिए हिंदी के हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आई होप सभी लोग समझ गए हैं। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब दूसरे सब्जेक्ट की बात। लगभग दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन है, डेली यहाँ पे पैटर्न चेंज हुआ है, डेली क्वेश्चन चेंज हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आज हम पहले मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। सभी लोग रफ पेन कॉपी ले लीजिए, वीडियो पॉज कर, इसके बाद हम शुरुआत करते हैं। मैथ के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बाकी सारे आप देख लेते हैं, मैथ्स में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो पहला क्वेश्चन सरल क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, योग बताना है। लगभग डेली क्वेश्चन पूछा गया था और योग में ये दिया गया कि आधार समान दिए गए हैं। ठीक है, हर जो होता है समान दिया गया है। हर समान है तो हमें ये पता चलता है कि 8 9 9 8 समान है। ऊपर जो अंश होता है 65 46 धन 56 87, इसको भर प्लस कर लेना है। ठीक है, तो 7 6 13 की 3, 8 4 12 1 13, 6 5 11 1 12, 5 6 11 1 12, 12 2 33। अब देखिएगा किस में दिया है, देखेंगे 12 2 33, सी वाला ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न यहाँ पे दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि एक टीवी की कीमत का 96% दिया गया है, 10,464 रुपये है, तो इसकी कुल लागत कितनी होगी यह पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 96% दिया गया है, तो 96% में हमारा 10,464 दिया गया है। अब इसे हम 1% निकाल लेंगे, तो 1% निकालने के लिए क्या करेंगे? 1,464 में 96 का भाग कर देना है
और जब भाग कर देंगे तो कुल आपका क्या हो जाएगा, 100% कहला जाएगा। ठीक है, 1% का ऐसे निकालेंगे। और मान लीजिए पूरा 100% का हमें निकालना है, तो 100% में हमें क्या करना पड़ेगा, 10,464 बटे 96 मल्टीप्लिकेशन 100 कर दीजिए। 96 को 10,464 से काटेंगे 109 आएगा, और 109 को 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा सभी लोग बताइए, 109,000 यानी 10,900 आ जाएगा। तो 10,900 देखेंगे आप लोग डी ऑप्शन में दिया गया है, जो कि बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया कि एक निश्चित वस्तु पर उत्पाद शुल्क 950 रुपये से घटाकर 760 रुपये कर दिया गया है। उस वस्तु पर उत्पाद शुल्क में कमी का प्रतिशत बताना है। यानी समझने वाले, एक निश्चित कोई वस्तु उत्पाद 950 रुपये है, लेकिन उसको घटाकर फिर कितना गया, 760 रुपये कर दिया गया। अब पूछा जा रहा है कि वस्तु पर उत्पाद शुल्क में कमी प्रतिशत आपको बताना है। तो यहाँ पे कमी प्रतिशत क्या हो जाएगा, देखिए कुल राशि हमारा 950 रुपये दिया गया है, और इसमें से 760 रुपये यहाँ पे घटाया गया है, तो इसके हमारा कि निकल के इतना 190 रुपये। तो कटौती का प्रतिशत कितना होगा, कटौती का प्रतिशत का फार्मूला होता है घटी हुई राशि बटे मूल राशि। ठीक है, तो 190 बटे 950 मल्टीप्लिकेशन 100, तो 0 से 0 कट गा, 19 बटा 95 गुणे 100, इसको काट लीजिए, आपका टोटल 20% निकल के आ जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि 3 ऋण 7 6 12 ऋण 2 का औसत ज्ञान। बहुत ही सिंपल सा है, 3 ऋण 7 धन 6 धन 12 ऋण 2, टोटल कितनी संख्याएं हैं, 5, तो बटे 5 कर दीजिए और योग कर लीजिए। तो प्लस प्लस वाली संख्या कितनी हमारी, ये देखिए 6 3 9 12, तो 12 9 21, और 21 में 9 गया, कितना आ गया, 21 में 9 गया, कितना आ गया सभी लोग बताइए, 12, और 12 बटे 5 कितना हो जाएगा, 2.4। ठीक है, इतना कठिन नहीं, 2-3 प्रश्न कठिन कह सकते हैं, बाकी कठिन नहीं पूछे गए थे। अगला ये प्रश्न आप लोग कर सकते हैं, ये भी औसत पूछा गया है, 6 धन 13 धन 17 धन 21 धन 23, टोटल कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं। 5 कर दीजिए, योग कर दीजिए, 5 का भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 16 इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि पहली 5 सम संख्याओं का औसत। तो पहली सम संख्या हमारी 5 संख्या कौन कौन सी होती, सम संख्या हमारी होती हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहली हमारी सम संख्या 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है। टोटल कितनी संख्या है, 5, इनका योग कर लीजिए, 30 बटे 5, टोटल 6 आना चाहिए। अब देखिए औसत 6 किस ऑप्शन में दिया गया है, बी वाला ऑप्शन दिया गया है, वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, अगला प्रश्न है 5 घटनाओं का औसत 66, यानी 5 संख्याओं का औसत हमारा कितना दिया गया है, 66 दिया गया है। पहली 2 घटनाएं यहाँ पे दी गई हैं, पहली 2 घटनाएं का औसत 70 है, अंतिम 2 घटनाओं का यहाँ पे कितना है, 65। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे इकाइयों की संख्या। तो पहली 5 संख्याओं का योग निकाल लेंगे, यहाँ पे 66 दिया गया है, तो 66 गुणे 5 करेंगे तो हमारी 330 टोटल पहली 5 संख्याओं का योग आ गया। इसके बाद पहली 2 संख्या का निकालना है, तो पहली 2 संख्या का औसत 70 है, तो 70 गुणे 2 कर दीजिए, 140 आ जाएगा। और अंतिम 2 का 65 यहाँ पे दिया गया है, तो 65 गुणे 2 कर लीजिए, कितना आ गया, 130 आ गया। अब 330 ये है, और 140 पहली 2 संख्या का 140 और अंतिम 2 का 130, तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 270। तो 330 मध्य के लिए क्या हो जाएगा, मध्य की संख्या निकालने के लिए टोटल 5 है, पहली 2 पता चल गया, अंतिम 2 पता चल गया। ठीक है, टोटल हमारा 330 है, पहली 2 संख्या और अंतिम 2 संख्या है, माइनस कर देंगे तो हमारी मध्य की संख्या पता चल जाएगी, यही हमें निकालना है। तो 270 इसमें माइनस कर दीजिए, 60 हमारा क्या हो जाएगा, मध्य की संख्या हो जाएगी, तीसरी संख्या हमारी निकल आएगी। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 3 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि उनकी आयु का अनुपात 2:3:5 है तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, कैसे सिंपल कह सकते हैं, 3 लड़कों का औसत यहाँ पे दिया गया 20 वर्ष और अनुपात दिया गया है 2:3:5। तो औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे छात्रों की कुल संख्या। तो छात्रों का आयु यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा
2x 3x एंड 5x हो जाएगा, यानी इनका योग कर लेंगे, बटे उनकी संख्या निकाल लेंगे हम। तो 2x 3x 5 हो गया, 5 5 टोटल 10x हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 10x हो जाएंगे। और 3 लड़कों का औसत 20 दिया गया है, औसत दिया गया है, तो तीनों का टोटल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी 10x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी 60/10, यानी कि 6 आ जाएगा। तो सबसे छोटे लड़के का आयु यहाँ पे कैसे पता चलेगा, सबसे छोटे का 2x है, तो x की वैल्यू हमारी 6 आई है, तो 2 × 6 कर देंगे, टोटल हमारा कितना हो जाएगा 12 वर्ष। 12 वर्ष किस ऑप्शन में दिया गया, डी ऑप्शन में दिया गया है, जो कि सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एक फुटबॉल टीम के 20 खिलाड़ियों की औसत आयु 24 दी गई है, 8 का औसत 21 दिया गया है, 12 खिलाड़ियों का औसत दिया। तो पहले यहाँ निकले 20 खिलाड़ियों का औसत 24 दिया गया है, तो 20 × 24, तो सभी की आयु निकल के आ जाएगी। 20 × 24 यानी 480, हमारी सभी की आयु निकल के आ गई। अब हमारा प्रश्न कह रहा है कि 8 लोगों की औसत 21 दी गई, यानी 8 × 21 बराबर करेंगे तो हमारा 168 टोटल 8 लोगों का है। अब बचते हैं 12 लोगों को पूछा जा रहा है, तो 480 में जब हम 168 का यानी 20 लोगों को जब 8 लोगों को घटा देंगे तो 12 लोगों को ऑलरेडी निकल के आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, 480 में से आपका 168 जो है माइनस कर देना, तो हमारा टोटल निकल कितना आ जाएगा 312। 312 टोटल निकल के आ गया। अब यहाँ पे औसत पूछा गया है 12 का, तो 312/12 कर दीजिए, तो औसत यहाँ पे निकल आएगा, क्योंकि ये सभी खिलाड़ियों को आयु दी गई है और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 312 में भाग का भाग कर देंगे, तो आपका 26 इज द राइट आंसर, यानी पहला ऑप्शन जो दिया गया है जो कि आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 26 से विभाज्य है, यानी 13 × 2, जो संख्या 13 से विभाज्य और 2 से विभाज्य होगी, यानी वह आपकी जो संख्या होनी चाहिए वह सम संख्या होगी, तभी आपका ये विभाज्य होगा। तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, विभाज्यता से 5 से 6 प्रश्न पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 26 से विभाज्य, ये भी आपका 13 × 2 सम संख्या होनी चाहिए, 13 और 2 दोनों से विभाजित होना चाहिए। इसके बाद पूछा गया 18, यानी 2 × 9 दिया गया है, तो 2 से विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए वह संख्या, जो कि आपका पहली संख्या होगी 93,636। इसके बाद प्रश्न के निम्नलिखित 24 से विभाज्य है, तो 24 हमारी सम संख्या हो जाती है। 24 का गुणनखंड कर लीजिए, जो कि बहुत ही आसान है, 2 × 2 × 2 × 3, तो 9 4 2 8 टिक 24। 2 और 3 से विभाजित जो संख्या होगी वह 24 से भी विभाजित हो जाएगी, अर्थात वह हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी 7 9 13 400। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया कि 18 से विभाज्य संख्या, तो 18 मतलब 2 और 9 से जो विभाज्य संख्या होगी वह 18 से विभाज्य होगी, जो कि हमारा डी ऑप्शन है 12 75 48। इसके बाद अगला प्रश्न है 6 से विभाज्य संख्या, तो 2 × 3, 2 और 3 से जो विभाजित होगी वह 6 से विभाजित हो जाएगी, और वह संख्या है 22 896। इसके बाद अगला प्रश्न 8 से विभाज्य संख्या, जो कि 8 सम है, 2 चौको 8, सम संख्या जो 2 से विभाजित होगी वह 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपकी 82 72, अंतिम आपका सम संख्या होनी चाहिए। सबसे बड़ी भिन्न तो भाग करना पड़ेगा। ठीक है, भाग करके दशमलव में संख्या परिवर्तित कर दीजिए, दशमलव में जब परिवर्तित करेंगे इससे आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, और सबसे बड़ी भिन्न 52/87 इज द राइट आंसर। अगला है सबसे छोटी भिन्न। पिछले पेपर जो 5 तारीख को हुआ तो उसमें भी भिन्न के 2 प्रश्न आए थे, छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न, तो यहाँ पे छोटी भिन्न हो जाएगी 2356। ठीक है, दोनों में भिन्न पूछे गए थे। अब यहाँ पे दिए गए लंबाई L इकाई है, चौड़ाई B इकाई है, ऊंचाई H इकाई है, तो एक घनाभ है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय का क्षेत्रफल क्या होता है 2h लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न समझिएगा ध्यानपूर्वक। एक शंकु की ऊंचाई h इकाई है और त्रिज्या 2r है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। देखिए शंकु का आयतन अगर सिंपल देखें तो होता है 1/3 पाई r² h होता है,
लेकिन यहाँ पे त्रिज्या कितनी दी गई, 2r दी गई, इसलिए पीवी ने इसका सही आंसर क्या माना है, 4/3 πr² माना है। जो भी आपका कमेंट है इस प्रश्न पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा जो राइट आंसर वह क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर होगा कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वह भुजा गुणे भुजा होता नहीं, भुजा का वर्ग होता है, और विकर्ण का होता है a√2। तो इसका क्या हो जाएगा, अनुपात हमारा क्या निकलेगा, 1:2 इज द राइट आंसर। यानी एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का बीच का अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न। दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात है। दो वर्गों का विकर्ण, तो यहाँ पे दो वर्ग बना लेना है, एक ये वर्ग बन गया और एक आपका ये वर्ग बन गया। इसमें ऐसे लाइन आएगी, पहले का 2 है, दूसरे का 3 अनुपात दिया गया है, ये होगा x1 और ये होगा x2, ये होगा x1 और ये होगा x2। ठीक है, इसके लिए फार्मूला होता है दो वर्गों के विकर्णों का क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, पहले का होता है 2/√2x1 हो जाएगा, और दूसरे का 3 दिया गया है तो 3/√2x2 हो जाएगा। इसके लिए फार्मूला हमारा होता है x1 x2 होता है, क्योंकि दोनों विकर्ण दिए गए हैं तो विकर्ण दोनों बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ग दिया गया है तो दोनों बराबर होंगे, मतलब 2/√2 बराबर 3/√2। अब इनका कर लीजिए वर्ग, तो आ जाएगा 4/2 बराबर आ जाएगा, या कह सकते हैं बराबर की जगह अनुपात कर सकते हैं 9/2, यानी 4:9 इज द राइट आंसर। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो ऑलरेडी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया द्वारा गणित में एक बच्चे के कमजोर क्षेत्रों को पहचाना जा सकता है वह प्रक्रिया कौन सी कहलाएगी। तो जिस प्रक्रिया द्वारा गणित के एक बच्चे में कमजोर क्षेत्रों को पहचाना जा सकता है वह प्रक्रिया कहलाती है नैदानिक कार्य। नैदानिक कार्य के द्वारा ही गणित में एक बच्चे के कमजोर क्षेत्र को पता चल जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि शैलजा किसी संख्या को भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त करती है। उदाहरण दिया गया है कि 4 बराबर 2 धन 2, 4 बराबर 1 धन 3, वह संख्या के किस विकासात्मक चरण में है। तो वह दोस्तों विभाजन चरण में। किसमें हो जाएगा, विभाजन चरण इज द राइट आंसर। अब अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि गणित की कक्षा में एक शिक्षक को सहायक युक्त नहीं होना चाहिए। किसका सहायक नहीं होना चाहिए, देखिए छात्रों के पिछले ज्ञान के अंतर का आकलन करना इसमें तो होना चाहिए, अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना इस पर भी होना चाहिए, लेकिन उज्जवल छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना। शिक्षक के लिए सभी बच्चे समान हैं, उज्जवल हो या बच्चा जो सीख रहा है, कमज़ोर बच्चा, सभी एक समान है। तो ये हमारा गणित की कक्षा में एक शिक्षक के सहायक युक्त जो नहीं होना चाहिए कि वह जो है उज्जवल छात्रों पर ही केवल ध्यान दे, छात्रों के प्रति प्रेरित होना चाहिए, अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए, छात्रों के पिछले ज्ञान के अंतर का आकलन करना चाहिए। ये गणित की कक्षा में एक शिक्षक को यह सहायक युक्त होगा, ना कि उज्जवल छात्रों पर केवल ध्यान दें। इसके बाद एनसीएफ से प्रश्न पूछा गया था कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीकरण बच्चों के लिए गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो गणितीकरण जो यहाँ पे दिया गया है, इस गणितीकरण का अर्थ क्या होता है। तो गणितीकरण का अर्थ होता है गणितीय प्रदर्शन भी होता है, तर्क और अमूर्तता भी होती है, और तार्किक निष्कर्ष भी होता है, अर्थात दिए गए सभी विकल्प इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न साथियों पूछा जा रहा है कि गणित में विद्यार्थी को कार्य देना चाहिए, तो किस प्रकार के कार्य देंगे भाई। गणित के विद्यार्थी तो उनको तकनीकी कार्य देना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है सही विकल्प चुने। 125 का 5% जो है 6.25 शत। इस प्रकार के प्रश्न किससे संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार के वैकल्पिक उत्तर प्रकार के प्रश्न जो है संबंधित हो जाते हैं।
अगला प्रश्न है इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया गया है कि हर बच्चे को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है। यह एक विशेषता होती है। यह किसकी विशेषता होती है? गणित में निगरानी अध्ययन की विशेषता होती है। अगला प्रश्न है, 30वां प्रश्न है मैथ्स का, कि गणित में व्याख्यान रणनीति का प्रमुख दोष क्या होता है? तो गणित में व्याख्यान रणनीति का प्रमुख दोष यह होता है दोस्तों, क्या होता है? देखिए, निष्क्रिय कक्षा, गैर मनोवैज्ञानिक, प्रेरणा की कमी या दिए गए सभी विकल्प। ये सारे विकल्प गणित में व्याख्यान रणनीति के दोष होंगे। निष्क्रिय कक्षा भी होगी, गैर मनोवैज्ञानिक भी होगी, प्रेरणा में कमी, अर्थात जो दिए गए सभी विकल्प जो हैं गणित में व्याख्यान रणनीति के प्रमुख दोष हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो मैथ्स के क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। आई होप सभी लोग समझ गए हैं। अब मैथ्स के बाद हम हिंदी के लैंग्वेज के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सभी लोग जो 6 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में आपके ईवीएस के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो पर्यावरण का उद्देश्य क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण का उद्देश्य है मूल शिक्षा का महत्व। पीबी ने जिसे सही आंसर माना है। पेडागॉजी के प्रश्न यहाँ पे पहले दिए गए हैं, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, पेडागॉजी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वायु प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन विकल्प है? तो वायु प्रदूषण के लिए प्रबंधन विकल्प हो जाता है स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके परिवहन योजना को नियंत्रित करना। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट है किसी भी प्रश्न पर, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी संख्या में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर बनाती हैं जिससे पारिस्थितिक संतुलन स्थापित होता है। तो श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला जल चक्र, दूसरा उल्टा पिरामिड, तीसरा खाद्य जाल और चौथा है पिरामिड। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि एक पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी संख्या में जो जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं? एक खाद्य जाल बनाती हैं, जो सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, जिसे हम फूड वेब कहते हैं, फूड वेब या खाद्य जाल। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जो स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि खनन में शामिल प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे निम्नलिखित में से कौन सा है? जंगल ह्रास और पारिस्थितिक विखंडन, भारी वर्षा या उर्वरता, या ऑप्शन नंबर डी जैव निम्नीकरण। ठीक है दोस्तों, खनन में शामिल प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे इनके में से जो पीबी ने सही माना है वह है कि जंगल ह्रास, मतलब जंगल में कमी, और पारिस्थितिकी का विघटन, इसे जो है खनन में शामिल पर्यावरणीय मुद्दे जो है इनमें से हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पीबी द्वारा पूछा गया था वर्ग 3 में, किसी क्षेत्र में किसी निश्चित इस समय पर किसी परितंत्र में जीवित पदार्थ का कुल बायोमास क्या कहलाता? प्रश्न को समझ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। प्रत्येक भाई बहन, गृहिणी, शिक्षक बंधु, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय पर किसी परितंत्र में जीवित पदार्थ का कुल बायोमास जो कहलाता है वह आपकी खड़ी फसल, स्टैंडिंग क्रॉप की बात करें, पीवी ने जो सही माना। अगला प्रश्न है, जल में होने वाली क्रमिक अवस्थाओं के क्रम को क्या कहा जाता है? तो जल में जो होने वाली क्रमिक अवस्थाएं होती हैं उनके क्रम को क्या कहा जाता है? उनके क्रम को कहा जाता है हाइड्रोसेरे। क्या कहा जाता है दोस्तों? जल में होने वाली क्रमिक अवस्थाओं के क्रम को हाइड्रोसेरे कहा जाता है। नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एक शाकाहारी को यह भी कहा जा सकता है निर्माता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, या आपके ऑप्शंस में डी ऑप्शन में दिया गया है तृतीय उपभोक्ता। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि एक शाकाहारी को जो है क्या कहा जा सकता है? तो एक शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जा सकता है, प्राइमरी कंज्यूमर इज द राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न जो है पूछा गया था, प्रश्न दिया गया आप लोगों की स्क्रीन पर ही दिया गया है, और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम यह कहता है किसी भी जंगली पक्षी के घोंसले को जानबूझकर लेना, नुकसान पहुंचाना, नष्ट करना अवैध है, जबकि यह उपयोग में है और बनाया जा रहा है।
किसी भी जंगली पक्षी का अंडा लेना या नष्ट करना भी गैर कानूनी है। तो किस अधिनियम के द्वारा है ये दोस्तों? वन्य जीव और ग्रामीण इलाके अधिनियम 1981 के अकॉर्डिंग। तो सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वह यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान को ठंडा मरुस्थल कहा जाता है? दार्जिलिंग, असम, लद्दाख या राजस्थान? तो सभी लोग जानते हैं जब भी ठंडे मरुस्थल की बात करते हैं तो एक ही नाम आता है और वह नाम आता है लद्दाख इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है, आप सभी का वेलकम अभिनंदन है। साथियों, निम्नलिखित में से ऐसा पक्षी जो अपना घोंसला बनाने के लिए जोड़ी में काम करता है, जी हाँ, ऐसा पक्षी जो घोंसला बनाने के लिए किस में काम करता है? जोड़ियों में काम करता है, वह क्या कहलाता है? और वह कहलाता है सनबर्ड। क्या कहलाता है? सनबर्ड एक ऐसा पक्षी होता है जो घोंसला बनाने में जोड़ी में कार्य करता है, यानी नर और मादा दोनों मिलकर कार्य करते हैं। अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना किसके लिए की गई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना किस लिए की गई थी? पूरे भारत में ऐतिहासिक संरचनाओं की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान के लिए किया गया था। लीगल प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स ऑल ओवर इंडिया। अगला प्रश्न साथियों पूछा गया था, वे पक्षी जो अपने घोंसले को पत्तियों से ढकते हैं जिसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं, जिनमें क्या होते हैं? जीवाणुरोधी गुण होते हैं, और वह कहलाता है आपका स्टार्लिंग। स्टार्लिंग वे पक्षी हैं जो अपने घोंसले को पत्तियों से ढक देते हैं जिनमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं। जिन पत्तियों में क्या होता है? जीवाणुरोधी गुण होते हैं। तो वह आपके पक्षी कौन से कहलाते हैं? स्टार्लिंग इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किन उन स्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करता है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों के प्रसार में रोकने में मदद करता है? तो कौन दोस्तों? और वह आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ना ही स्वच्छता है, ना ही खुले में शौच है, ना ही बॉलीवुड है, और वह आपका है स्वच्छता। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छता उन परिस्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करता है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों के प्रसार के रोकने में मदद करता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वास का अर्थ क्या होता है? वास मतलब WASH। वास का अर्थ होता है दोस्तों वन पानी, वा पानी, S का मतलब स्वच्छता से है और H का मतलब भी आपका स्वच्छता से है। यहाँ पे देख सकते हैं WA वाटर, S से सैनिटाइजेशन और S से हाइजीन। तो पानी, स्वच्छता एंड स्वच्छता इज द राइट आंसर। कोई डाउट है? चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका देश है, कौन सा देश है? कौन से नंबर का देश है? ये आपके जो अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे वर्ग 3 में, आपने कहा था ज़्यादा कहीं तक 10 क्वेश्चन भी पूछे जाए अंतरिक्ष से, तो EVS में अंतरिक्ष का भी यही प्रश्न पूछे गए थे। ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा कि मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका देश में कौन सा देश आता है? वह आता है दूसरे। तो मनुष्यों में अंतरिक्ष भेजने वाला जो है पहला देश कौन सा है, ये आपको कमेंट करना है। जी, अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला देश कौन सा है, नोट कर लीजिएगा। दूसरा तो आपका अमेरिका हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, लेकिन पहला देश कौन सा है ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये आगामी एग्जाम में पहला भी पूछा जा सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई थी तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2008 में एंटिक्स कॉरपोरेशन को निम्नलिखित में से किस श्रेणी का दर्जा दिया गया था? नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी, मिनरल श्रेणी फर्स्ट कंपनी। जी हाँ, मिनरल श्रेणी फर्स्ट कंपनी का दर्जा दिया गया था। कब? 2008 में एंटिक्स कॉरपोरेशन की श्रेणी जो है वह थी आपकी मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट कंपनी। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा।
PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट का पहला सफल प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? और यह दोस्तों हुआ था 1994 में PSLV का पहला सफल प्रक्षेपण हुआ था। PSLV का भी जो चंद्रयान भी लॉन्च किया गया है, चंद्रयान 3 लॉन्च किया, उसमें भी आपका जिक्र है। तो चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ज़्यादातर आपका सेकंड और थर्ड से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बनेंगे। EVS में ध्यान दीजिएगा अगर इस टॉपिक को कवर किया गया। हाल ही में उपग्रह अमेजोनिया फर्स्ट को इसरो को PSLV द्वारा फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो यह उपग्रह दोस्तों आपके ब्राज़ील से संबंधित हो जाता है। क्या हो जाएगा? अमेजोनिया फर्स्ट क्या होगा? ये ब्राज़ील से आपका संबंधित हो जाएगा। ये भी आप लोगों को ध्यान देना। इसके बाद अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रक्षेपण असफल रहा? तो सभी लोग जानते हैं जो PSLV D1 प्रक्षेपण है ये दोस्तों असफल रहा है। बाकी PSLV D2 सफल रहा है, लेकिन PSLV जो D1 है ये जो प्रक्षेपण है ये हमारा असफल रहा था। अगला जो प्रश्न है PSLV की ऊंचाई कितनी है? तो PSLV की ऊंचाई दोस्तों 44 मीटर्स ये पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। PSLV की ऊंचाई 44 मीटर्स इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL किस वर्ष में गठित किया गया था? तो दोस्तों आपको 2019 में गठित किया गया। कब किया गया है? NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है आपके 2019 में गठित किया गया है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न और भी इंटरेस्टेड हो जाता है, क्यों जाता है आइए प्रश्न को जानते हैं कि जनवरी 2022 तक निम्नलिखित में कौन जो है न्यू स्पेस लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक थे? जनवरी 2022 तक राधाकृष्णन दुर्राजी थे। और वर्तमान में कौन है सभी लोग बताइए? वर्तमान में NSIL के अध्यक्ष और प्रबंधक कौन है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। अगला जो प्रश्न दिया गया है, पूछा गया था कि भूतकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट मार्क सेकंड GSLV मार्क सेकंड भूतुल्यकाली उपग्रह, इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक GSLV मार्क सेकंड के बारे में यह कहा गया है कि क्रायोजेनिक ऊपरी चरण परियोजना के तहत विकसित है और यह CE 7.5 तरल प्रणोदक प्रणाली केंद्र द्वारा विकसित भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन है। लेकिन इस पर यह नहीं कहा गया है दोस्तों कि GSLV मार्क सेकंड के पहले चरण में एक विकास इंजन को उपयोग किया जाता है, ये आपका कथन गलत है। बाकी अगला जो पूछा गया है कि GSLV का पहला चरण भी PSLV KPS1 से लिया गया था, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक तरल इंजन स्टेप ऑन एक विकास इंजन का उपयोग करता है, ये भी सही बात है। काफ़ी टफ क्वेश्चंस कह सकते हैं क्योंकि वर्ग 3 में इस लेवल का हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो कि एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है भूतुल्यकालीन उपग्रह प्रमोचक रॉकेट मार्क सेकंड GSLV मार्क सेकंड ने किस वर्ष सफलतापूर्वक GSAT 19 GSAT 19 उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 2017 में। जी हाँ दोस्तों, GSAT 19 उपग्रह को कक्षा में 2017 में जो है स्थापित किया गया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि भारत में पहली बार पुनः उपयोगी प्रमोचक रॉकेट प्रौद्योगिकी प्रदर्शक का सफलतापूर्वक उड़ान निरीक्षण किस वर्ष किया गया? तो यह 2016 में किया गया था। पहली बार पुनः उपयोगी प्रमोचक रॉकेट प्रौद्योगिकी जो प्रदर्शक है RLVTD सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण जो है 2016 में किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिएगा, पूछा गया था कि रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा प्रदान करने वाली युक्तियाँ हैं। देखिए रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा प्रदान करने वाली जो युक्तियाँ कहला जाती हैं वह हमारी कहला जाती है टीम वर्क को प्रोत्साहित करना और फिर भी प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दें।
टीम वर्क को भी प्रोत्साहित करना, इसके बाद भी प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना, यह रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा प्रदान करने वाली युक्ति होगी। तो यहाँ पे जो केवल फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है ईवीएस में रचनात्मक अभिव्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, रचनात्मक सीखने को उत्तेजित करता है, बिल्कुल सही बात है। और बहुमुखी सोच की प्रक्रिया रचनात्मकता को बाधित करती है, तो ये गलत है, क्योंकि बहुमुखी सोच होगा, जो ज़्यादा सोचने वाला होगा वह रचनात्मक प्रक्रिया को बाधित नहीं कर सकता बल्कि हेल्प करता है उसको। तो ये आपका कथन सही नहीं दिया गया है, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन बी ऑप्शन सही होगा। बाकी अगला प्रश्न आ गया है कि नीचे दिए गए कथनों पर जो है विचार करना है। कक्षा में एक गैर तनावपूर्ण माहौल बनाएं, बच्चों के लिए सीखने का एक मज़ेदार माहौल बनाएं, ये कथन संबंधित है, क्योंकि दोनों कथन रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा के लिए युक्तियां दी गई। कक्षा में एक गैर तनावपूर्ण माहौल भी बनाना है और बच्चों के लिए सीखने के एक मज़ेदार माहौल बनाना है, तो यह कथन जो है रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा के लिए युक्तियां बता रहा है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि स्रोत विधि की सीमाओं को चिन्हित करना है। मूल स्रोतों तक आसान पहुंच नहीं और बहुत जटिल और तकनीकी। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, स्रोत विधि की सीमाओं को चिन्हित करें तो मूल स्रोतों तक आसान पहुंच नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और बहुत जटिल और तकनीकी भी यहाँ पे लगता है, तो दोनों चीज़ें सही दी गई हैं, इसलिए हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। फर्स्ट सेकंड और दोनों यहाँ पे कथन सही दिए गए। तो नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं ईवीएस के ये जो 6 मार्क पेपर करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। एमपी टेट वर्ग 3 में सीडीपी बाल विकास में ये 23 प्रश्न क्या पूछे गए थे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। कौन सा मानसिक विकार है? बहुत ही सस्ता सा प्रश्न, सरल प्रश्न है, सभी लोग जानते हैं। मानसिक विकार अगर यहाँ पे बात की जा रही है तो जो तंत्रिका रोग हो जाएगा, यहाँ पे मानसिक विकार हो जाएगा। और 5 तारीख पेपर में पूछा गया था कौन सा मानसिक विकार नहीं होगा, और इसमें पूछा गया कौन सा मानसिक विकार है। तो मानसिक विकार से प्रश्न पूछा गया। इसके बाद थूकना तथा बबलाना किसका संबंध हो जाता है? सामाजिक विकास, व्यक्तित्व विकास, भाषा विकास या शारीरिक विकास। तो थूकना या बलबलाना यह किससे संबंधित हो जाता है? आपके भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करेंगे। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। पीबी ने जो सही आंसर माना वो आंसर हम आपको बता रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर डाउट है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है किसके अनुसार व्यवहार मनोविज्ञान का अध्ययन है? हरलाग, जेबी वाटसन, एडलर या फ्रॉयड के अकॉर्डिंग। तो आप सभी लोग जानते हैं जिसके अनुसार व्यवहार मनोविज्ञान अध्ययन है वह कहलाता है जेबी वाटसन। देखिए, जब भी व्यवहार शब्द आएगा, ये एक ट्रिक मैं काफ़ी सारी क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ। व्यवहार आएगा मतलब समझ लीजिए वाटसन का संबंध, वाटसन का संबंध व्यवहार शब्द से है, ये नोट कर लीजिएगा। अगला है बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण क्या होता है? तो बाल विकास का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बालक के सर्वांगीण विकास जरूरी होता है। तो बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है बालक के सर्वांगीण विकास के लिए। अगला प्रश्न है लेखन विकार का अर्थ क्या होता है? पढ़ने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई, समझने में। लिखना, लेखन विकार मतलब ला से लेखन, ला से लिखना, सभी लोग जानते हैं। लिखने में कठिनाई को ही लेखन विकार का अर्थ कहा जाएगा, लेखन विकार कहा जाएगा। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बाल विकास प्रक्रिया कैसे बढ़ती है? सरल से जटिल, जटिल से सरल या विशिष्ट से सामान्य, या कह सकते हैं सामान्य से विशिष्ट। देखिए दोस्तों, बालक की विकास की प्रक्रिया होती है सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। कहाँ से होती है? बालक के विकास की जो प्रक्रिया है वह कहाँ से होगी? पहले सामान्य होती है और सामान्य के साथ साथ आपके विशिष्ट की ओर फिर बढ़ती है। नो डाउट सभी समझ गए हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का अभिमुख नियम किससे संबंधित है आपका? तो मस्तिष्क का अभिमुख जो नियम होता है जिसे हम कहते हैं सेफ्लोकॉर्डल लॉ,
ये दोस्तों विकास या डेवलपमेंट से आपका संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसव की प्रथम अवस्था कहलाती है। तो राइट आंसर आ चुका है। देखिए ये 5 तारीख का जो पेपर हुआ था, तो 5 तारीख के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, हमने पेपर किया है। तो प्रसव की प्रथम अवस्था कौन सी कहलाती है? विस्तारण। क्या होगा? विस्तारण इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला जो प्रश्न है और भी इंटरेस्टेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, हिलना, अवसाद, डर एवं भय के लक्षण हैं। ये किसके लक्षण हो जाते हैं? मानसिक बीमारी के। हिलना, अवसाद, डर या भय के लक्षण हैं, ये हमारे मानसिक बीमारी के लक्षण हो जाते हैं। और अगला प्रश्न है, जुंग के अनुसार व्यक्ति के कितने प्रकार हैं? तो जुंग के अनुसार व्यक्ति के 2 प्रकार होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। कौन होते हैं? अकॉर्डिंग टू जो जुंग है, जुंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो व्यक्तित्व के प्रकार 2 होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है कि बालकों के व्यक्तित्व पर प्रभुत्वशाली अभिवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। तो बालकों के व्यक्तित्व पर प्रभुत्वशाली अभिवृत्ति का प्रभाव किस पर पड़ता है? आपके असुरक्षा की भावना इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों कि मानव व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो सभी लोग जानते हैं मानव व्यक्तित्व जो है अनुमानसिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम। ये क्लास में हम क्वेश्चंस भी कर चुके थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं जो हमने क्वेश्चंस क्लास में किया था वो पूछे नहीं गए थे। तो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, क्लास भी इम्पोर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बता देता हूँ, आगामी एग्जाम में 30 से 40% जो है ये रिपीट होने वाले हैं, ये ध्यान दीजिएगा। कक्षा में चर्चा के दौरान एक शिक्षक अक्सर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो जहाँ पे लड़का और लड़की की तुलना की जाए, एक ही चीज़ आता है, जेंडर का जिक्र हो जाता है, अर्थात लिंग भेदभाव की बात करते हैं, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न, आप सभी लोग जानते हैं, इतना आसान सा प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं? ऐसा घटक बताना है जो मंदबुद्ध बालक के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए, सीखने की मंद गति, शारीरिक दोष, अमूर्त चिंतन का भाव, ये तीनों जो है मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक यहाँ पे होता है। लेकिन मौलिकता, यह मंदबुद्धि बालक के लिए आपका आवश्यक घटक नहीं है। बाकी ये 3 मंदबुद्धि बालक से संबंधित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबुद्धि का प्रकार नहीं? तो बहुबुद्धि का प्रकार यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए, भाषाई, स्थानिक, पारस्परिक, ये तीनों हमारे क्या होते हैं? बहुबुद्धि के प्रकार कहलाते हैं। लेकिन जो डी ऑप्शन दिया गया विश्लेषण, ये बहुबुद्धि का प्रकार नहीं कहलाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, IQ बुद्धिलब्ध मापने का सूत्र सभी लोग जानते हैं। इसके लिए वास्तविक आयु और क्या होता है सभी लोग बताइए? वास्तविक नहीं होता है, MA आप CA आपने पढ़ा होगा। MA आप CA मतलब मानसिक आयु और CA वास्तविक आयु मल्टीप्लिकेशन 100 किस में दिया गया है? तो आप लोग देखेंगे मेंटल एज ऊपर रहेगा, मानसिक आयु ऊपर रहेगा। ये चीज़ें ध्यान देना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान देते रहना है। एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना है और एग्ज़ाम को फतेह करना है। दोस्तों, फ्राइड के अनुसार मन के 3 घटक कौन से हैं? तो फ्राइड के अनुसार मन के 3 घटक इद, ईगो, सुपर ईगो आपने पढ़ा होगा, उसी को ही बोला जाता है अहम, इड और परा अहम। ये चीज़ें ध्यान देना है। तो ये किससे संबंधित है? फ्राइड से संबंधित है। ये भी चीज़ें आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, बच्चों के व्यक्तित्व पर माता पिता का प्रभाव क्या होता है? तो बच्चों को व्यक्तित्व पर माता पिता का जो प्रभाव होता है प्रारंभिक बाल अवस्था में से मजबूत होता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि आप एक आदमी को कुछ नहीं सिखा सकते, आप उसे अपने भीतर खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं। ये किसने कहा है? मतलब आप सभी लोग समझ रहे हैं, आप एक आदमी को कुछ भी नहीं सिखा सकते हो, लेकिन आप उसे अपने भीतर खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं। ये किसने कहा है? आपके गैलीली ने कहा है, नोट कर लीजिए।
ये शायद आपने स्टेटमेंट क्लास में शायद हम इसको नहीं पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन अधिगम में योगदान देने वाला व्यक्तित्व कारक नहीं है? ये हम पढ़ चुके हैं, क्लास में पढ़ चुके थे, यही प्रश्न पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा, इसलिए क्लास भी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन अधिगम योगदान देने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं? देखिए, प्रेरणा मोटिवेशन व्यक्तिगत होता है, रुचि एबिलिटी अपनी अपनी रुचि होती है, एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, लेकिन नज़र जो होता है वह आपका यहाँ पे अधिगम में योगदान देने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं होता। बाकी प्रेरणा, रुचि, योग्यता होगा, लेकिन नज़र नहीं होगा। ये चीज़ें ध्यान देना। अगला है, प्रश्न दिया गया है, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है। प्रश्न में पूछा गया है कि थॉमस पी ग्रीन के अनुसार शिक्षण एक शिक्षक का कार्य है जो बच्चे के लिए किया जाता है, जो बच्चे के अधिगम के लिए, प्रशिक्षण के लिए, मूल्यांकन के लिए या विकास के लिए। देखिए, थॉमस पी ग्रीन के अकॉर्डिंग शिक्षक या शिक्षण जो है एक शिक्षक का कार्य है जो बच्चे के विकास के लिए किया जाता है। किसके लिए? बच्चे के विकास के लिए, अर्थात डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? 10 शिक्षार्थी देखकर बेहतर सीखते हैं, 10 शिक्षार्थी प्रचुर मात्रा में नोट्स लेते हैं। देखिए, ऑप्शंस यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, तो इनमें से जो कथन देखा जाए दोनों सत्य दिए गए। दोनों कथन कर रहा है 10 शिक्षार्थी देखकर बेहतर सीखते हैं। भाई, कोई भी चीज़ बालक देखेगा वो बेहतर सीखेगा। आँखों हुआ जो दृश्य होता है वो बेहतर बच्चा सीखता है, इसलिए बच्चों को भ्रमण के लिए ले जाता है, कहीं जंगल, कहीं ऐसा स्थल पर ले जाना जहाँ पे बच्चे सीखते हैं, कुछ उनके प्रश्न होते हैं वो भी पूछते हैं। फिर अगला है 10 शिक्षार्थी प्रचुर मात्रा में नोट्स लेते हैं। नोट्स मतलब लिखना, तो ये भी चीज़ें लिख सकते हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हमारे सत्य दी गई हैं, अर्थात सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, 1 और 2 दोनों। इसी के साथ अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित कौन 10 शिक्षार्थी के बारे में सत्य नहीं है? देखिए, वे दृष्टांतों और 10 प्रस्तुतियों में लाभान्वित होंगे। बिल्कुल सही बात है। 10 शिक्षार्थी के बारे में जो बच्चे देखते हैं और आमतौर पर अपने काम में साफ सुथरे नहीं होते, ऐसा नहीं होता। तो यह 10 शिक्षार्थी के बारे में दूसरा कथन जो है सत्य नहीं दिया गया है, बाकी पहला दिया गया है। यही पूछा गया कि सत्य नहीं है, तो केवल 2 सत्य नहीं है, बाकी सत्य है। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी यहाँ पे फीडबैक कीजिएगा। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जो है थॉमसन द्वारा सुझाई गई प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं? देखिए, नंबर संख्या यह थॉमसन द्वारा सिखाई गई प्राथमिक मानसिक योग्यता है। मेमोरी, स्मृति भी, ये भी मानसिक योग्यता है। स्पीड ये भी है, लेकिन रवैया, एटीट्यूड सभी लोग जानते हैं निगेटिव माना जाता है पेडागोजी में, शिक्षा शास्त्र में। तो थॉमसन द्वारा सुझाई गई प्राथमिक मानसिक योग्यता एटीट्यूड या रवैया नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा, बच्चे किसके माध्यम से सीखते हैं? तो बच्चे सामाजिक संपर्क से भी सीखते हैं और सामाजिक भागीदारी, इन दोनों से सीखते हैं। तो इन दोनों का किस ऑप्शन में दिया गया है? सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। एंड अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रश्न दिया गया है, विभिन्न प्रकार की अभिक्षमताओं के बारे में ज्ञान हमें अपने मेहनतों को कम करने और अधिकतम करने में सक्षम बनाता है, रिक्त स्थान को भरना है। तो विभिन्न प्रकार की अभिक्षमता के बारे में ज्ञान हमें अपने मेहनतों को कम करने और जो है यहाँ पे समस्याओं को अधिकतम करने में सक्षम बनाता है। तो समस्या नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा? अधिगम होगा। ठीक है, क्या होगा? विभिन्न प्रकार की क्षमताओं के बारे में ज्ञान हमें मेहनतों को कम करने और यहाँ पे अधिगम की, क्या हो जाएगा यहाँ पे? अधिगम को अधिकतम करने में सक्षम बनाता है। तो अधिगम किस ऑप्शन में दिया गया है? देखेंगे, अधिगम अर्थात लर्निंग, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, परिपक्वता किससे संबंधित है? तो परिपक्वता सभी लोग जानते हैं वृद्धि की प्रक्रिया से संबंधित हो जाता है, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। नोट कर लीजिएगा, अगला प्रश्न और भी इंटरेस्टेड हो जाता है। क्यों इंटरेस्टेड है, आइए ध्यानपूर्वक समझते हैं। दोस्तों, बुद्धि की अवधारणा का सबसे पहला प्रयास किसके कार्य से शुरू होने वाली साइकोमेट्रिक परंपरा थी? तो बुद्धि की अवधारणा का सबसे पहला जो प्रयास है अल्फ्रेड बिने के कार्य से शुरू होने वाली साइकोमेट्रिक परंपरा थी। अल्फ्रेड बिने इज द राइट आंसर।
इसी के साथ अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सही नहीं दिया गया है। देखिए, हर किसी का अधिगम का अपना तरीका होता है, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तित्वों को दूसरे के अधिगम के तरीके का अनुसरण करना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए, अधिगम यानी सीखना होता है। आप दूसरे के अनुसार नहीं सीख सकते, आप अपनी क्षमता, आप अपने अनुसार सीख सकते हैं। इसलिए यह जो ऑप्शंस है गलत है, असत्य दिया गया है, क्योंकि व्यक्तियों को दूसरे अधिगम के तरीका का अनुसरण करना चाहिए, ऐसा नहीं। देखिए, ऐसे कई सिद्धांत हैं जो अधिगम के बारे में हमारी समझ को आसान बनाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। बच्चे कैसे सीखते हैं इसके बारे में जानने से शिक्षण अधिगम की पूरी प्रक्रिया आसान हो जाती है, ये भी सही बात है। और हर किसी का अधिगम का तरीका अपना होता है, सही बात है। लेकिन बी ऑप्शन जो कह रहा है यह कि व्यक्तियों को दूसरे के अधिगम तरीके का अनुसरण करना, यह आपका सत्य नहीं दिया गया है। और अंतिम प्रश्न CDP का, विनय के बुद्धि के मुख्य तत्वों का सुझाव दिया है। तो कितने मुख्य तत्वों का सुझाव दिया? तो विनय ने बुद्धि के जो है 4 मुख्य तत्वों का सुझाव दिया है। कितने? 4। और ये 4 मुख्य तत्व कौन कौन से हैं ये आपको खोज करके कमेंट करके हमें बताना है, फीडबैक करके बताना है। बाकी सारे प्रश्न यहाँ पे आपको मिलेंगे। डेली 7 PM में आइए, जुड़िए इस परिवार से। सारे डे वाइज डे सारे पेपर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम वर्ग 3 के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल इंपॉर्टेंट है, किस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे, जानकारी होना, क्योंकि यहाँ पे हम आराम से जानकारी करेंगे। एग्ज़ाम टाइम में 2, 4, 6, 10 क्वेश्चन यही याद रह पाते हैं, ठीक है, नंबर्स याद होते हैं, लेकिन पेडागोजी आपकी याद नहीं हो पाती है, केवल नाम और सिद्धांत याद हो पाते हैं। इसलिए सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैं मिलता हूँ आपके अगले पेपर के साथ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।